नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान हिमाचल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सहित 4 समझौतों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वास्थ्य सेवा एवं दवा को लेकर इजराइल के साथ करार भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शाह यहां 2021 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के सांगठनिक कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं। शाह के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर गतिरोध और पुलवामा हमले के मुद्दे पर आरोप लगाने के लिए विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का एहसास सारी दुनिया में हो रहा है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के बजाय स्वाभिमान की राजनीति होनी चाहिए। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 3 राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप आज सीधे गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंची। देश को अभी तक 2 खेपों में 8 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं। बता दें कि 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 नवंबर को पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले सितंबर में नड्डा ने अपने पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में मालगाड़ियों का संचालन निलंबित होने के चलते सीएम अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो खुद और उनकी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को उकसाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ने 100 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ सूडान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। आईएनएस ने कोरोना के राहत पैकेज के तहत खाद्य पदार्थ पहुंचाया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिन की यात्रा पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जहां नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज नरवणे को नेपाल सेना ऑनरेरी जनरल की रैंक से सम्मानित करेंगी। ये परंपरा 1950 से ही चली आ रही है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के बीच लंदन में बैठक हुई, जिसमें भारत ने ब्रिटेन से जल्द माल्या और नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने को कहा है। ब्रिटेन से माल्या को भारत लाने संबंधी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। नए कृषि कानूनों को लेकर दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज से शुरू हो रहे सत्र में नए कृषि कानूनों पर गर्मा गर्म बहस और नोकझोंक हो सकती है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार को आयकर ने नोटिस भेजा है। राज्य सरकार द्वारा कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए संशोधन बिल पास करने के बाद ये कदम उठाया गया है। आयकर और ईडी के नोटिस की टाइमिंग पर सीएम ने सवाल उठाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि 7 नवंबर को मतदान होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कारण बंद चल रहे सिनेमा हॉल, थिएटर और नाट्यगृह को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। गाजियाबाद 389 AQI के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 368 दर्ज किया गया। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। टीवी पत्रकार अर्नव गोस्वामी को अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अर्नव ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। अमेरिका में हुए राष्ट्रीय चुनाव की वोटों की गिनती जारी है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं। 538 इलेक्टोरल वोट्स में से बहुमत के लिए 270 वोट्स की जरूरत है, जिसमें बिडेन के हिस्से में 264 और ट्रंप के पास सिर्फ 214 वोट्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई अब कोर्ट में पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशिगन में पोस्टल बैलेट की गिनती रुकवाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। बता दें कि ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि वोटों की गिनती में किसी भी तरह की आशंका होने पर वो कोर्ट जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर चुनाव में समर्थन को लेकर विश्व का एक नक्शा पोस्ट कर विवादों में घिर गए हैं। इसमें उन्होंने ट्रंप के समर्थक और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के समर्थक देशों को लाल और नीले रंग में दिखाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल और धीरज बदावन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बदावन बंधु की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया था कि मौजूदा मामले में सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई थी। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और कोरोना के प्रकोप की स्थितियों की समीक्षा की, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पर्यावरण के बिगड़ते हालात और बढ़ते कोरोना को काबू में करने के लिए रणनीति तेज करने के लिए कहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,63,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से 77,10,630 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 1,24,354 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब 5,25,397 मरीजों का इलाज चल रहा है।
दुनिया भर में कोरोना महामारी का आंकड़ा 4 करोड़ 73 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि अभी तक 12 लाख 10 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि इसमें 3 करोड़ 40 लाख 12,909 मरीज रिकवर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने कहा है कि प्याज और बीज की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान और गरीब परेशान हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जनता को महंगाई से निजात दिलाने के बजाय हाथ पर हाथ रखे बैठी है। सेना के जवानों को दिवाली का तोहफा मिल सकता है। इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को प्रस्ताव मिला है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने दिया है। इसमें सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन का प्रस्ताव रखा गया है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर दिवाली से पहले किसानों को राहत देने जा रहे हैं। सीएम ने खरीफ की फसलों के खरीदने में लगे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 7 दिनों के तय समय में भुगतान दिया जाए। अब तक का पेमेंट दिवाली से पहले हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 25 सदस्यीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड राज्य के संरक्षित क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन पर काम करेगा। इसके अलावा वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बनने वाली नीति पर अपनी सलाह देगा। महाराष्ट्र पुलिस ने अमेरिका डॉलर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कालवा पुलिस उपायुक्त सुनील गोसालकर ने बताया है कि डॉलर के जरिए ठगने वाले सफीउल्लाह शेख और याकूब शेख को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों डॉलर गैंग के सदस्य हैं। केरल के कोवलम गांव में बेल्लार कला और शिल्प ग्राम का पहला चरण पूरा हो चुका है। शिल्प ग्राम के 28 स्टूडियो में 50 शिल्प उत्पाद तैयार किए गए हैं। इसमें पेंटिंग, पॉटरी, बांस के उत्पाद, गहने, गृह सज्जा का सामान, कपड़े और मूर्तियों सहित अन्य शामिल हैं। महोबा के कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी कांड में निलंबित IPS मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SIT ने मणिलाल पाटीदार को पेश होने के लिए कई नोटिस दिए हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद फरार पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर नया दांव चला है। इमरान सरकार ने गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से छीन ली है। अब ये जिम्मेदारी नए संस्थान को सौंपी गई है, जबकि उसमें एक भी सिख सदस्य नहीं है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी CTET की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होगी। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। निशंक ने कहा कि सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षा 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने कई कार्य किए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब में किसानों की नाकेबंदी के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रेल सेवाएं बाधित होने से प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया है। ये सरकार की निष्क्रियता का परिणाम है। मालगाड़ियों और ट्रेनों की आवाजाही सभी के हित में है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से सालाना 76 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। भारत और अफ्रीकी देश आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत घरेलू उद्योगों को अफ्रीका में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 67 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने चीनी सामान और विदेशी पटाखों के भंडारण को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा करने वालों पर एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्थानीय सामानों को लोग खरीदें। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने 20 जिला विकास परिषदों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। DDC चुनाव 8 चरणों में 28 नवंबर से शुरू होंगे। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद से ये पहला बड़ा चुनाव होगा। यहाँ 12,153 पंचायत सीटों पर उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड सरकार महिला उद्यमियों के लिए 5100 कियोस्क लगाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया है। इसके अलावा बैठक में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1072 एकड़ जमीन मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की राजस्थान के लिए महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। इससे राज्य में निवेश, रोजगार तथा नियोजित नगरीय विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। बैंकों ने ब्याज पर लगाए गए ब्याज की रकम लौटानी शुरू कर दी है। कई बैंकों ने ग्राहकों को संदेश भेजा है कि उनके खाते में 3 नवंबर को धनराशि डाल दी गई है। बता दें कि RBI ने निर्देश दिया था कि 5 नवंबर तक इस योजना पर अमल होना चाहिए। TRP में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद केंद्र ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी 2 महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रसार भारती के CEO शशि S वेम्पति समेत 4 लोग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। गुर्जरों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के साथ बातचीत में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलखंड अवरुद्ध होने के कारण 10 यात्री ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है।
पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विधायकी रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने दाखिल की है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। पंजाब में किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। चीन और पाकिस्तान राज्य में शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया है कि नए कृषि कानून संघवाद के खिलाफ है। ये भारत के संविधान के विरुद्ध है। कृषि कानून को काला कानून बताते हुए सिद्धू ने दावा किया है कि इनका लक्ष्य कारपोरेट्स की मदद करना है, किसानों की नहीं। सीएम योगी ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारी अहंकार की संतुष्टि के लिए की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है। 1975 में आपातकाल लागू कर ऐसा ही किया गया था। आईपीएल के पहले क्वालीफायर में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच का ये मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। ये मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में शीर्ष 2 स्थान पर बने हुए हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर काबिज है। ताजा रैंकिंग में कोहली को 871 और रोहित को 855 अंक मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ टेस्ट से पहले एक दिन का अभ्यास करना चाहते हैं। दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 17 दिसंबर से एडिलेड में दिन रात्रि मुकाबले से शुरू होगी। भारत 27 नवंबर से 3 वनडे मैचों के दौरे की शुरुआत करेगा। विकेटकीपर बल्लेबाज ल्यूक रांकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। उनका कार्यकाल वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।